हेलो विद्यार्थियों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 2 अम्ल सार लवण। राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड में इस पाठ से लगभग 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण पाठ है और बिना देरी के हम इसको प्रारंभ करते हैं। अम्ल सार लवण, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बनिक अम्ल। इंडिकेटर, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आती है अनील। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कलर में बदल देते हैं। जलीय विलयन में घुलने पर ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन आयन के साथ ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन का भी उत्सर्जन करते हैं। अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जो अम्लीय विलयन, जब इनको पानी में घोल के विलयन बनाया जाता है तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये हमारे अम्ल के सामान्य गुण हैं। अम्लों को मुख्य रूप से उनके स्रोत के आधार पर प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल, ऐसे अम्ल जो हमें पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। दूसरे होते हैं खनिज अकार्बनिक अम्ल। पहले प्राकृतिक, दूसरे खनिज या अकार्बनिक अम्ल, जो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से खनिजों द्वारा तैयार किए जाते हैं या जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, उन्हें हम खनिज या अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, KCl, ये सभी हमारे खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल के उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक स्रोत, सिरका, विनेगर, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है। चींटी का डंक या नेटल के डंक में फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, HCOOH पाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। खट्टे फल, संतरा, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही, यह बार बार हमारे हर बोर्ड में यह सवाल 1 नंबर में पूछा जाता है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इमली, अंगूर, इमली वाला सवाल ज्यादातर टार्टरिक अम्ल का सवाल बार बार पूछा जाता है। यह टेबल हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 1 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद करना है। आगे हम बढ़ते हैं। आयनन क्षमता के आधार पर वर्गीकरण। प्रबल अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनीकृत होकर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। हमें इनके दो उदाहरण याद होने चाहिए। दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जब हम अम्लों को पानी में घोलते हैं और वो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते, पूर्ण रूप से पानी में नहीं घुलते और हाइड्रोजन आयन की कम मात्रा उत्पन्न करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिडिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये उदाहरण में याद होने चाहिए। अम्लों के अम्लों के प्रकार, सांद्र बनाम तनु अम्ल। सांद्र अम्ल, वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा अत्यंत कम होती है, उन्हें सांद्र अम्ल, मतलब गाढ़ा अम्ल, जिसके अंदर अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो। तनु अम्ल का मतलब होता है पतला। वह विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम हो, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं या तनु अम्ल का विलयन कहते हैं। क्षारक अम्ल के बाद क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके लिए अलग है सालिनी, ये 2 नाम याद रखने हमें। सा से क्षार, ली से लाल और नी से नीला। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला बदल देते हैं, नीले रंग में बदल देते हैं। जलीय विलयन में क्षार हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन प्रदान करते हैं। यह छूने पर साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल और क्षार के विलयन जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लवण उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। वर्गीकरण। प्रबल क्षारक, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षारक, वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होकर कम मात्रा में OH
आयन प्रदान करते हैं। उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। हमें इनके दो दो उदाहरण याद होने चाहिए। क्षार की परिभाषा, जिसे हम भस्म भी कहते हैं, जिन्हें हम भस्म भी कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार या भस्म कहते हैं, भस्म कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। प्रमुख रूप से हमारे प्रबल क्षार NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, जिन्हें हम भस्म कहते हैं। लवण, वे आयनिक यौगिक जो अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो वे उनके गुणों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, उनके एक गुणों को खत्म कर देते हैं, उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमें लवण की प्राप्त होती है। बनने वाले लवण में धन आयन धात्विक होता है और जबकि अधात्विक आयन ऋण आयन उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। उदाहरण देखते हैं, HCl की क्रिया जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो हमें NaCl प्लस H2O मिलता है। तो NaCl में से Na धात्विक लवण है जो धनायन वाला होता है और Cl अधात्विक लवण है जो ऋणायन होता है। सूचक एक जरूरी बिंदु है, यहाँ से सवाल बार बार 2 नंबर का उसके उदाहरण या इसके बारे में पूछा जाता है। सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं। सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को अपना रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा दर्शाते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचकों के प्रकार, प्राकृतिक सूचक, पौधों और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले सूचक को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल, चाइना गुलाब, जिसे हम गुलमोहर भी कहते हैं, ये सब प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं, ये हमें याद होने आवश्यक है। संश्लेषित सूचक, यहाँ के उदाहरण पूछे जाते हैं। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए गए सूचक, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन। गंधीय सूचक, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज का रस, लौंग का तेल, वनीला एसेंस। जब इन्हें हम किसी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते हैं तो इनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए हम गंधीय सूचक कहते हैं। ये तीनों के उदाहरण हमें याद होने चाहिए, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है। सूचक की व्यवहार की संक्षिप्त जानकारी। सूचक, सबसे पहले लिटमस पेपर, हमें पता है अम्ल के साथ यह क्रिया करके नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, और इसके हमने पढ़ा था अनील। लाल अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। क्षारक के साथ जब लिटमस पेपर क्रिया करता है तो इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी सालिनी। क्षार लाल को नीले में परिवर्तित कर देता है। लाल पत्ता गोभी का रंग अम्ल के साथ लाल होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि क्षार से साथ क्रिया करने पर उसका रंग परिवर्तित होकर हरा हो जाता है। हल्दी अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करती, जबकि क्षार के साथ क्रिया करने पर वह लाल रंग में बदल जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हमारे कपड़ों पर कोई हल्दी का दाग या तेल का दाग लग जाता है और जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है, पीले से लाल रंग का हो जाता है। यह हल्दी की क्षार के साथ अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। फिनोफ्थेलिन, यह रंगहीन होता है, अम्ल के साथ कलरलेस, और क्षार के साथ क्रिया करने पर यह गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। मेथिल ऑरेंज दूसरा कृत्रिम सूचक है जो अम्ल के साथ क्रिया करने पर लाल और क्षार के साथ क्रिया करने पर पीला रंग प्रदान करता है। प्याज का रस जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो उसकी तीखी गंध बनी रहती है, जब वह क्षार के साथ क्रिया करता है तो उसकी गंध गायब हो जाती है। वनीला एसेंस, गंध वैसी ही रहती है, क्षार के साथ क्रिया करने पर इसकी गंध गायब हो जाती है। लौंग का तेल जब अम्ल से क्रिया करता है तो उसकी वास्तविक गंध बनी रहती है और क्षार से क्रिया करने पर उसकी गंध गायब हो जाती है। यह टेबल हमारे लिए एक जरूरी टेबल है, यहाँ से कम 1 या 2 मार्क्स के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखें। आगे हम चलते हैं, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनमें क्या क्या, उनके गुणों में क्या क्या परिवर्तन आता है और हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली, अम्ल की क्रिया सक्रिय धातु के साथ। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो धात्विक लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हाइड्रोजन गैस है। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो उसके उत्पाद में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातु, अम्ल प्लस धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है, यह इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर में, एक लाइन में या रिक्त स्थान में यह पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो जिंक ZnCl2
जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया अम्ल की क्रिया अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराने पर ZnSO4 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक सल्फेट का निर्माण और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। यह तीर का निशान गैस के निकलने को सूचित करता है। यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। क्षारक की सक्रिय धातु के साथ क्रिया। जब क्षार कुछ विशिष्ट सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और जटिल लवण का निर्माण करते हैं। क्षारक भी धातु के साथ क्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। एक यह इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यहाँ पर बार बार उत्पाद के बारे में पूछा जाता है या यह अभिक्रिया परीक्षा में पूछी जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो Na2ZnO2 जिसे का नाम सोडियम जिंकेट, हमें सोडियम जिंकेट उत्पाद प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नोट, जरूरी नोट, सबसे विशेष नोट, ध्यान रहे सभी धातुएं क्षारकों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती। सिर्फ जिंक धातु NaOH के साथ क्रिया करके हमें सोडियम जिंकेट उत्पाद प्रदान करती है। यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है। और बाकी धातुएं क्षार के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती है, जबकि सभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है। आगे हम बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, पॉप टेस्ट, 2 नंबर का सवाल यहाँ से बार बार पूछा जाता है। कोई सा भी बोर्ड हो, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्पन्न हुई H2 गैस की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए गैस से भरे साबुन के बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है। गैस एक विशिष्ट पॉप फटाके जैसी ध्वनि के साथ जलती है, तो यह सिद्ध करता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। जब हम जिंक और परख नली में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो वहां से निकलने वाली H2 गैस को जब हम साबुन के घोल में भेजा जाता है तो वहां से निकलते हुए बुलबुले के ऊपर मोमबत्ती लाने पर ये बुलबुले पॉप के साउंड में फट फट करके पॉप पॉप के साउंड में फूटते हैं। इससे यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को निश्चित करता है, जिसे हम पॉप टेस्ट के नाम से जानते हैं। यह सवाल बार बार पेपर में पूछा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? जब कोई भी धातु किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां पर धातु कार्बोनेट का निर्माण होता है। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्रदान करती है। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस का निष्कासन। जैसे हमने पहले जब धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, उसी प्रकार अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल लवण कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। यह एक यहाँ पर मुख्य बिंदु है। Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जब वह HCl अम्ल के साथ क्रिया करता है तो NaCl लवण का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है और पानी द्रव अवस्था में हमें प्राप्त होता है। धातु कार्बोनेट के साथ जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो वहां पर NaCl का निर्माण होता है, अम्ल लवण का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह एक मुख्य बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, यह हमें याद होना चाहिए। विशेष अपवाद नोट, क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षारक धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ कभी भी क्रिया नहीं करते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया केवल अम्लों का ही गुण है। धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सिर्फ अम्लों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं, क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु है चूने के पानी का परीक्षण। जब अभिक्रिया में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसका हम पुताई में दीवारों पर पुताई करने में उपयोग करते हैं, जब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो वहां कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो एक सफेद रंग के अवक्षेप का निर्माण करता है, जिससे चूने का पानी दूधिया मिल्की हो जाता है। अब यहाँ समझेंगे हम सफेद अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप वह पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं, पानी में अघुलनशील
पानी में अघुलनशील पदार्थों को हम अवक्षेप कहते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो सफेद रंग का अवक्षेप होता है। यह पानी में नहीं घुलता है और पानी का कलर, विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। CaOH का होल ट्वाइस जलीय विलयन, CO2 गैस अवस्था में होती है और CaCO3 सॉलिड फॉर्म में ठोस अवस्था में उसका निर्माण होता है, जो पानी में नहीं घुलता है। यदि हम विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना जारी रखते हैं तो वह सफेद अवक्षेप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप जल में विलीन हो जाता है, जल में घुल जाता है और उसका दूधियापन भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जल में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के स्थान पर CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो पानी में घुलनशील होता है, जिसके कारण पानी का दूधियापन, विलयन का दूधियापन समाप्त हो जाता है। CaCO3 अघुलनशील अवक्षेप होता है। जब पानी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवाहित की जाती है तो CaHCO3 का होल ट्वाइस जल में घुलनशील उत्पाद का निर्माण होता है और पानी का या विलयन का दूधिया कलर समाप्त हो जाता है। यह भी एक मुख्य बिंदु है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूधिया कलर के बारे में, दूधिया रंग होने के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के रासायनिक गुणों को, प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। उदासीन लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये दोनों हमारे अभिकारक होते हैं। लवण और जल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यह हमारी बहुत प्रचलित अभिक्रिया है, जो हम छोटी क्लासों से, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। HCl अम्ल, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन में, NaOH जलीय विलयन में होता है। HCl हमारा प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं और साथ में जल का निर्माण भी होता है। बनने वाले लवणों की प्रवृत्ति, जिस प्रकार का हम क्षार और अम्ल का प्रयोग करते हैं उसी प्रभाव में हमारे लवणों का निर्माण भी होता है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया जाती है तो बनने वाला लवण अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रबल अम्ल काम में लिया है और उसकी pH 7 से कम होती है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया करने पर बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होता है, उसकी pH 7 से अधिक होती है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया की जाती है तो मिलने वाला लवण उदासीन लवण होता है और उसकी pH 7 के बराबर होती है। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की क्रिया करने पर भी उदासीन लवण प्राप्त होता है और उसकी pH लगभग 7 के बराबर होती है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। धात्विक एवं अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, और जब अधातु जैसे कार्बन, सल्फर, यह ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर धातु है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर कॉपर ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। HCl अम्ल होता है, हम जानते हैं, और यहाँ लवण CuCl2 लवण का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण भी होता है। अब यहाँ पर रंग परिवर्तन का विशेष ध्यान। अभिक्रिया के दौरान बनने वाला CuCl2 के कारण विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अभिक्रिया में CuO जब HCl से क्रिया करती है, क्षार के अम्ल के साथ क्रिया करता है धात्विक ऑक्साइड, तो लवण का निर्माण होता है और यहाँ बनने वाले लवण के कारण इस अभिक्रिया में हमारे विलयन का रंग नीला हरा रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट है, जो सबसे जरूरी है, याद करने योग्य बात है। चूंकि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड, इनकी प्रकृति, किनकी? धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, जैसे CuO, MgO, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि HCl हमारा अम्ल है और यह किसी दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करने के बाद, दूसरे अवयव के साथ अभिक्रिया के साथ क्रिया करने के बाद लवण और जल का निर्माण करता है। तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया से के सापेक्ष इसको कंपेयर करके जान सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तब ही लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ से हम यह मान सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। 1 नंबर का रिक्त स्थान में पूछे जाने वाला बहुत जरूरी सवाल है।
आगे बढ़ते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों की क्षार के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन अधातु है, तो ये मिलकर अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। CaOH का होल ट्वाइस क्षारक से अभिक्रिया कराने पर CaCO3 का निर्माण होता है और H2O बनता है। यह अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात है, नोट, अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। वापस से वही उदासीनीकरण अभिक्रिया से समझ सकते हैं। यह हमारा CaCO3 क्षार है, लवण और जल का निर्माण कर रहा है। यह कब होता है? जब क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है। अतः अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। और इसको याद करने का एक ट्रिक होती है, अ से अधात्विक, अ से ऑक्साइड, और इनकी प्रकृति होती है अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ से भी महत्वपूर्ण बिंदु है, 1 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार का व्यवहार। जब हम अम्ल व क्षार को जलीय विलयन में पानी में घोलते हैं तो उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है? अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। मुक्त हाइड्रोजन आयन अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकता, अकेला हाइड्रोजन आयन अस्तित्व में नहीं रह सकता, इसलिए तुरंत दूसरे जल के अणु के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए हमने पहले पढ़ा है कि अम्ल पानी में घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन का उत्सर्जन करते हैं। जब अम्लों को पानी में घोला जाता है, जलीय विलयन बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन में विभक्त हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वह H2O के साथ जुड़कर H3O+ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ऐसे ही जब HCl की अभिक्रिया H2O के साथ उसे पानी में घोला जाता है तो H3O+ और क्लोराइड आयन का निर्माण होता है। क्षारक का जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। किसी भी क्षार को जब जलीय विलयन में घोला जाता है, मिलाया जाता है, तो वे OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na+ OH- में विभक्त होते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो K+ OH- आयन में विभक्त होता है, और ये दोनों जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं, घुल जाते हैं। अत्यंत आवश्यक सुरक्षा चेतावनी तनुकरण, यह भी एक मुख्य बिंदु है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना अत्यंत उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। सही विधि, हमेशा अम्ल को जल में धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। कभी भी हमें अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना चाहिए, यह एक गलत विधि है। जल के अंदर अम्ल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में हिलाते हुए मिलाते रहना चाहिए। गलत विधि, जब जल को सांद्र अम्ल में नहीं डालना चाहिए। उत्पन्न हुई तीव्र उष्मा के कारण मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है, जिससे त्वचा गंभीर रूप से जल सकती है और कांच का पात्र भी टूट सकता है। यह सवाल भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर में। अतः हमें जल के अंदर धीरे धीरे मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल को घुमाते हुए, हिलाते हुए मिलाना चाहिए। अम्ल के अंदर कभी भी सीधे रूप से जल को नहीं डालना चाहिए, यह गलत विधि है। यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके कारण हमारा हाथ भी जल सकता है और पात्र भी टूट सकता है, हमारे को नुकसान पहुंच सकता है। अगला बिंदु, तनुकरण। जल में अम्ल व क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की मात्रा, अम्ल मिलाने पर H3O+, क्षार मिलाने पर OH की सांद्रता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, और अम्ल या क्षार को तनु अम्ल या क्षार कहा जाता है। जैसे अगर पानी के अंदर हम किसी अम्ल को मिलाएंगे तो अम्ल में निश्चित मात्रा में H+ आयन उपस्थित होते हैं। ज्यादा पानी मिलाने पर H+ आयन या OH- की सांद्रता, उनकी मात्रा में कमी हो जाती है। इस कमी के कारण ही इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, और बनने वाला हमारा अम्ल व क्षार तनु अम्ल कहलाता है। पतला क्षार या पतला अम्ल कहलाता है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। पीएच पैमाना, पीएच स्केल। यह पीएच स्केल हमें अम्ल या क्षार की प्रबलता को बताता है। अम्ल व क्षार की प्रबलता विलयन में क्रमशः उपस्थित H+ अम्ल की सांद्रता H+ आयन बताते हैं, और क्षार की सांद्रता OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया, जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। यह हमारी एक जरूरी परिभाषा है, पीएच पैमाना। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए बनाए गए पैमाने को हम पीएच पैमाना कहते हैं। इसमें प्रयुक्त छोटा p शब्द जर्मन शब्द है, जिसे हम पोटेंज कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। किसकी शक्ति? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। गणितीय सूत्र, pH = -log10H+, या pH = -log10H3O+। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही pH
कहते हैं। पीएच मान और विलयन की प्रकृति। हम जानते हैं कि उदासीन विलयन की पीएच 7 होती है, अम्लीय विलयन की पीएच 7 से कम होती है। जितना कम पीएच का मान होता जाता है वह पदार्थ उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होता है। क्षारीय विलयन, जिसकी पीएच 7 से अधिक होती है वह क्षारीय विलयन होते हैं, और जितना अधिक पीएच का मान होता है वह उतना ही अधिक प्रबल क्षार होता है। जिस प्रकार से यह चित्र से समझ सकते हैं, जितना कम पीएच की मात्रा वह उतना ही प्रबल होता है। जैसे HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है, फिर नींबू पानी, फिर दही। दूसरी तरफ 7 से अधिक बढ़ते हैं तो 7.10 क्षार होता है, और 14 नंबर या उससे मात्रा बढ़ने पर यह हमारा प्रबल क्षार कहलाता है। जैसे ब्लड 6.5 होती है या 6.4 6.5 होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 के लगभग होती है और NaH की 14 के लगभग होती है, तो यह हमारा प्रबल अम्ल कहलाता है। 7 नंबर पर उदासीन परमाणु उदासीन लवण होता है, उदासीन विलयन होता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कितना महत्व है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हमारे पाचन तंत्र, उदर की अम्लता। हम सभी जानते हैं कि पेट स्वाभाविक रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, हमारे उदर या पेट में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। HCl अम्ल, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर पेट बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करने लगता है, जिससे हमारे उदर में तीव्र जलन और दर्द होने लगता है। इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम राहत पाने के लिए एंटासिड नामक दवाई का उपयोग करते हैं, जो एक दुर्बल क्षारक होती है, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम और इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इसका रासायनिक सूत्र दोनों हमें याद होना चाहिए। और अपच दूर करने के लिए काम में ली जाने वाली दवाई को हम एंटासिड कहते हैं, और उस एंटासिड का मुख्य उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह दुर्बल क्षारक प्रकृति का होता है, जो पेट में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल और क्षार क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिससे हमारे पेट में होने वाली तीव्र जलन और दर्द का निवारण हो जाता है। दूसरा उदाहरण है दंत क्षय। भोजन के उपरांत हमारे मुंह में उपस्थित जीवाणु भोजन के बचे हुए कणों जैसे शर्करा का अपघटन करके अम्ल का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। दांतों के बीच फंसे हुए भोजन पर यह जीवाणु अम्ल का निर्माण करने लगते हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दंत वल्क टूथ इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। वह भी संसारित होने लगता है, किसके मात्रा के कारण? अम्ल के बनने के कारण, अम्ल की मात्रा के कारण। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो यह जीवाणु सक्रिय होकर अम्ल का निर्माण करते हैं और हमारा दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। यह पीएच का मान हमें याद होना चाहिए। जब पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो हमारा दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसके उपचार के लिए भोजन के बाद हमें क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके मुंह साफ करना चाहिए, जिससे अतिरिक्त अम्ल उदासीन हो जाता है और दंत क्षय रुक जाता है। अतः जो हम टूथपेस्ट काम में लेते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। कीटों और पौधों का आत्मरक्षा। डंक। मधुमक्खी, चींटी, ततैया डंक मारते समय हमारी त्वचा में एक अम्लीय द्रव मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल छोड़ते हैं। यह सवाल बार बार पूछा जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल होता है, जिससे अत्यधिक दर्द और जलन होती है। उपचार। डंक वाले स्थान पर दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा, NaCO3 का पेस्ट लगाने से अम्ल के प्रभाव कम हो जाता है, उदासीन हो जाता है और हमें राहत मिलती है। नेटल नामक जंगली पौधे के पत्ते चुभने पर मेथेनोइक अम्ल का कारण ही है। नेटल नामक पौधे से भी हमें मेथेनोइक अम्ल भी हमारे शरीर के अंदर जाता है और जलन उत्पन्न करता है, और उससे बचाव के लिए हम बेकिंग सोडा NaCO3 का उपयोग करते हैं। अम्लीय वर्षा। यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है। यह पांचों पॉइंट ही हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषणकारी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O हमारे वातावरण में उपस्थित वर्षा जल में घुलती है और उसका पीएच घटा देती है, उनको प्रदूषित कर देती है। यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से, यह मान भी हमें याद होना चाहिए, मुंह के लिए होता है 5.5 और अम्लीय वर्षा के लिए होता है 5.6, कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह जलीय जीवों, कृषि योग्य भूमि और ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल को भारी क्षति पहुंचाती है। ताजमहल का पीला रंग हो रहा है, वह अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है और इसका मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें होती है। मिट्टी का
पीएच और पौधों की वृद्धि। प्रत्येक पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी एक विशिष्ट पीएच परास में ही आवश्यकता होती है। मिट्टी की एक पीएच परास की आवश्यकता ही होती है जिसमें हमारी फसल और पेड़ पौधे अच्छे से उत्पादित होते हैं, अच्छी वृद्धि होती है। मिट्टी के पीएच की मान जांच करके किसान लोग सही फसल का चयन कर सकते हैं और उसी के अनुसार सही उर्वरक का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसी हिसाब से चूना या दूसरी चीजें मिलानी है, और यदि मिट्टी सारी है तो उसी प्रकार से हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इससे हम पौधों की गुणवत्ता और फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 मार्क्स का दो नंबर का प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। साधारण नमक NaCl से प्राप्त होने वाले रसायन, यह एक मुख्य बिंदु है। साधारण नमक का एक प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से, प्रबल अम्ल होता है HCl और प्रबल क्षारक होता है NaOH की उदासीनीकरण विक्रिया से हमें प्राप्त होता है। जो अभिक्रिया ये दी गई है यह भी मुख्य अभिक्रिया है, कहीं भी उदासीनीकरण में आप लिख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कई औद्योगिक रसायनों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कौन? NaCl एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का निर्माण, सबसे पहला हम पढ़ते हैं NaCl से कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण। NaOH का निर्माण एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा होता है जिसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको समझिए, क्योंकि इसमें बनने वाला मुख्य उत्पाद क्लोर व क्षार होते हैं। इसको समझिए। सोडियम क्लोराइड NaCl के सांद्र जलीय विलयन, जिसे हम ब्राइन विलयन या ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पर क्लोरीन गैस और NaOH का निर्माण होता है। नीचे अभिक्रिया दे रखी है। NaCl के जलीय विलयन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तब NaOH जलीय विलयन में घुल जाता है और क्लोरीन गैस का उत्पादन होता है। वहां से क्लोरीन गैस का निष्कासन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन भी होता है। तो यहाँ बनने वाली क्लोरीन गैस के कारण इसे क्लोर, जबकि जो NaOH होता है वो पूर्ण रूप से क्षार होता है, इसलिए इसे हम क्षार कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ से बार बार 2 मार्क्स में क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है। विद्युत अपघटन के दौरान उत्पादों की प्राप्ति, जब हम NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तब हमें क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। यह धनावेशित इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर मुक्त होती है। खुद क्लोरीन ऋणावेशित होता है, परंतु यह धनावेशित प्लेट पर इकट्ठा होता है, बुलबुलों के रूप में प्रवाहित होती है, बुलबुलों के रूप में इसका निर्माण होता है, और इलेक्ट्रोड के धनावेशित सिरे को हम एनोड कहते हैं। हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव होती है, धनावेशित होती है, इसलिए इलेक्ट्रोड के ऋणावेशित सिरे, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कैथोड पर मुक्त होती है बुलबुलों के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैथोड के समीप होता है और यह विलयन के अंदर घुलनशील होता है। ब्राइन विलयन, NaCl के जलीय विलयन को हम ब्राइन विलयन कहते हैं। क्लोरीन गैस का निर्माण एनोड पर होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग हम जल के उपचार में, स्विमिंग पूल में, PVC पाइप के निर्माण में, कीटनाशक के उपयोग में करते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैथोड पर होता है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में, अमोनिया और कृत्रिम खाद बनाने के रूप में करते हैं। NaOH कैथोड के पास इसका निर्माण होता है, जो साबुन, अपमार्जक, कागज, शिल्प उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। NaOH का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक के सामान्य उपयोग है धातुकर्म में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेलों के निर्माण में। इनमें ज्यादातर NaOH का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट और पेट्रोलियम के शोधन में NaCl का नहीं, NaOH का उपयोग किया जाता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, NaOH के उपयोग होता है धातुकर्म में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम में, तेलों में। भोज्य पदार्थ के परिरक्षक में NaCl का उपयोग करते हैं। NaCl जैसे हम मांस, मच्छी को नमक में दबा कर रखते हैं सुरक्षित लंबे समय तक उपयोग के लिए। दूसरा पदार्थ NaCl के द्वारा बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इसका ये रासायनिक सूत्र भी हमें याद रखना है और इसका रासायनिक नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर के रिक्त स्थानों में बार बार पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। Ca कैल्शियम, O यानी ऑक्सी, Cl2 यानी क्लोराइड। यह नाम महत्वपूर्ण है। जब सूखे चूने पर CaOH पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग
वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के विरंजक में, विरंजक यानी रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में, कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए विरंजक ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कारखाने में लकड़ी के मज्जा के लिए विरंजक का उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक महत्वपूर्ण उपचायक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर काम में लिया जाता है और पीने के पानी के रोगाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। तीसरा उत्पाद है बेकिंग सोडा, NaHCO3, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ जितने भी ये रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं ये हमें याद होने चाहिए। टेबल बना के वह सवाल पूछता है, इधर बेकिंग सोडा, NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर, इधर दूसरा फॉर्मूला, और वो टेबल मैच कराकर इनके सवाल पूछता है। जब NaCl अमोनियम सोडा प्रक्रम सोलवे प्रोसेस के द्वारा बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, जिसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन विलियन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच अभिक्रिया की जाती है। NaCl की अभिक्रिया पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ की जाती है, तब NH4Cl सोडियम अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा खाने के सोडे का निर्माण होता है। तापीय अपघटन, रसोई गैस में भोजन पकाते समय जब NaHCO3 को गर्म किया जाता है, NaHCO3 तो गर्म करने पर, हीट देने पर हमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह उष्मा की उपस्थिति में उष्मा देने पर अभिक्रिया होती है और यहाँ बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बेकिंग इंपॉर्टेंट होती है हमारे भोजन में। NaHCO3 के उपयोग, बेकिंग सोडा के उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में, जहां पर बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक अम्ल को मिलाकर हम बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जब NaHCO3 बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो बनने वाले केक और ब्रेड को फुलाकर मुलायम और स्पंजी बनाती है। यह सवाल पूछा जाता है, ब्रेड केक को स्पंजी बनाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वह जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निष्कासित होती है। एंटासिड, एंटासिड के एक घटक के रूप में जो पेट की अम्लता को दूर करते हैं। जब पेट में दर्द होता है तो हम घर पर ही खाने के सोडे को पानी में मिलाकर पीते हैं, वह भी दुर्बल सारक होता है जो एसिडिटी को दूर करने के काम में आता है। सोडा अम्ल अग्निशमन यंत्र में, सोडा अम्ल, जब सोडा और अम्ल क्रिया करते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई आग को, जलती हुई फ्लेम को, जलती हुई आग को बुझाने के काम में ली जाती है, जिसे हम सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अगला हमारा रसायन है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O के अणु। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 हाइड्रोजन के परमाणु। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो वहां से बिना पानी का, निर्जल बिना पानी का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर 10 जल अणुओं के साथ वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा की क्रिया कराने पर Na2, गर्म करने पर Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जब Na2CO3 जल के साथ क्रिया करता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया होती है, तब हमें धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा Na2CO3 प्राप्त होता है। इसके उपयोग कांच, साबुन, कागज, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के औद्योगिक निर्माण में हमारे धोने के सोडे का उपयोग होता है। घरों में साफ सफाई के लिए हम डिटर्जेंट के रूप में उपयोग करते हैं। और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। स्थायी कठोरता का मतलब है कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में भी कपड़ों को अच्छे से धोता है, जबकि जो अन्य होते हैं साबुन वह मृदु जल में नहीं कर पाते, जबकि जो हमारा डिटर्जेंट होता है वह कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करने का कार्य करता है। इसलिए जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम अपमार्जक धोने के सोडे, वॉशिंग पाउडर का यूज में लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.आधा H2O। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर ये कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा हाइड्रोजन का परमाणु अणु होता, आधा जल का अणु होता है। जिप्सम
CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, को सावधानी पूर्वक 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसमें से जल के अणु त्याग देता है, जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है, जिससे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। CaSO4.12H2O जिप्सम की अभिक्रिया जिप्सम को गर्म करने पर 373 केल्विन पर, तो CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और डेड जल का अणु का निष्कासन हो जाता है। जमने का गुण, पुनः कठोरता का गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पुनः जल के साथ मिश्रित किया जाता है तो इस जल को अवशोषित करके कुछ ही मिनटों में जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। CaSO4 आधा H2O प्लस डेड H2O इक्वल टू CaSO4.2H2O। यहाँ पर वापस से जिप्सम का निर्माण हो जाता है, वो एक कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है, बन जाता है। पीओपी का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर बनाने के लिए प्लास्टर चढ़ाते टाइम जो सफेद पाउडर लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही पाउडर होता है। सुंदर सजावटी खिलौने, मूर्तियां, साँचे, चौक बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। घरों की दीवारों व छतों को चिकना बनाने, सुंदर डिजाइन के लिए तैयार करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। अग्निरोधी सामग्री के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जो आग को झेल सके, गर्मी को झेल सके, उन सामग्री को बनाते समय भी हम पीओपी का उपयोग करते हैं। क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल, यह एक मुख्य बिंदु है। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है और हमारे पाठ का अंतिम बिंदु है। क्या शुष्क दिखने वाले लवण वास्तव में शुष्क होते हैं? जब हम लैब से हम कोई पदार्थ लेते हैं, जैसे CuSO4 का लेते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में होता है, वह सूखा लगता है, पर जब हम उसको हाथों में घिसते हैं तो वो हमें हल्का हल्का सा गीला महसूस होता है, दिखने में वो सूखे होते हैं। नहीं, हमेशा ये पदार्थ सूखे नहीं होते। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई, लवण के फॉर्मूला यूनिट में निश्चित रूप से जुड़े जल के अणुओं की रासायनिक संख्या को कहते हैं। किसी लवण के साथ कुछ निश्चित मात्रा में जल के अणु जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसी लवण के साथ कुछ निश्चित मात्रा में जल के अणु जुड़े होते हैं, जिसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यह क्रिस्टलन का जल हमारे पदार्थ को विशिष्ट ज्यामिति या संरचना, चमक और रंग प्रदान करता है। क्रिस्टलन का जो जल होता है, जो जल के अन्य अणु जुड़े होते हैं, वह उसको विशिष्ट ज्यामिति, संरचना, चमक और रंग प्रदान करते हैं। उदाहरण से समझिए, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसमें क्रिस्टलन के 5 अणु उपस्थित होते हैं, इस कारण इसका रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह जल वाष्पित हो जाता है और यह क्रिस्टल CuSO4 का क्रिस्टल सफेद रंग में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल का जल है वह रंग भी प्रदान करता है, लवण को रंग प्रदान करता है। दूसरा उदाहरण है धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। यहाँ पर धोने के सोडे में क्रिस्टलन के 10 अणु का जल उपस्थित है। जिप्सम CaSO4.2H2O, यहाँ CaSO4 के साथ 2 जल के अणु उपस्थित है। इस तरह से हमारा यहाँ पर अध्याय 2 अम्लसार लवण पूरा होता है। यहाँ से एक ही बार में आपका 7 नंबर का मैटर पूरा हो चुका है, एक ही बार में आपका 7 नंबर का रिवीजन पूरा हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जल्दी हम इसके बाद नया अध्याय लेकर आपके साथ आएंगे, अध्याय 3।